बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। नोट्स आपके सामने है। आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लें कि हम कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है वो फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बहुत ही इजी है कि जो रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट हो जाए, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल। और जो कंप्लीट जस्ट रिएक्शंस हो और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं, बिकॉज वो किसी भी वक्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए तो वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो जस्ट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। मीन वो जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने दी हुई हैं, जो कि यहाँ पे है। वो हमारे पास है ये अमोनिया की प्रिपरेशन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ये हमारे पास रिवर्सिबल है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। के डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना खत्म हो जाए और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना स्टॉप हो जाए। मीन एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, यानी इक्वल अमाउंट जितने रिएक्टेंट्स हो उतने प्रोडक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी स्टेट को ही हम लोग कह देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सारे इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स दी होती हैं। लाइक जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन से 425 पे आकर बिल्कुल रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसमें दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मैस एक्शन। ये भी आपने डेफिनेशन कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active masses and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट दो तरह का वर्ड यूज होता है। एक प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाला होता है, दूसरा प्रोडक्ट वर्ड होता है जिसमें रिएक्टेंट यानी दो रिएक्टेंट्स और वो मल्टीपल है, यानी ए और बी मिले सी और डी बना। तो यहाँ पे ए और बी अगर हम मल्टीप्लीकेशन प्लस इसमें ना साइन लिखें तो वो प्रोडक्ट हमारे पास होता है। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास प्रोडक्ट है किनके, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक्टिव मैसेज यहाँ पे हमारे पास पावर ये ब्रैकेट्स हैं, कंसंट्रेशन हैं, और इनके ऊपर कोई भी हमारे पास मैसेज हुए तो यानी इसके साथ कोई कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ तो वो हम इसकी पावर में लिखेंगे। नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। ये आपने लिख लेना है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया हुआ है। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नहीं भी तो हमारे पास इनका जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से डिराइव करना है। आपने इनकी जो कंसंट्रेशन है के सी, तो आप सब रिएक्शंस के लिए लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आकर आपने क्या करना है कि के पी जो है वो भी आपने उन दोनों का रिलेशनशिप इक्वल रखना है। इसमें आर क्या होगा, जनरल गैस कांस्टेंट, और टी क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो के सी और के पी के अंदर आपने यहाँ पे इनका रिलेशनशिप लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। के सी जो हम लोग लिखते हैं हर रिएक्शन के अंदर आपने निकालना होता है, और यहाँ से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है, वो यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखे हुए वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन से होने हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या है, हमारे पास रेशियो होती है, यानी डिवाइड में के सी इज इक्वल टू, आप डिवाइड में लिखते हो, ऊपर आपके पास क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है आपके पास किनकी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, और नीचे कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, जो पहले प्रोडक्ट वर्ड लिखा हुआ वो मल्टीपल वाला है। तो आप किस तरह से के सी लिखते हैं मैं यहाँ पे आपको जरा शो करवाती हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ये देखें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास के सी लिखने के लिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ऊपर ये प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। तो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट हैं, जब इनको हम यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन इनके कंसंट्रेशन के साथ ना लिखें तो इट मीन्स ये मल्टीपल की फॉर्म में आ रही है, तो ये क्या होंगे हमारे पास, ये इनका प्रोडक्ट कहलाएगा। और नीचे प्रोडक्ट किन है, यहाँ पे प्लस का साइन, ये इट मीन यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। तो ये के सी रेशियो है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, इनकी कंसंट्रेशन है। ओके, तो
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ केसी प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। आपने ये बुक से क्वेश्चन करना है, बहुत ही इजी है। ये मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया हुआ, ये बहुत ही इजी है। आपने यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें से ये आपका एक पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें एक्सटेंट आपने बतानी है कि हमारे पास अगर केसी की वैल्यू क्या आती है, लार्ज आती है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगर आपके पास वेरी वेरी स्मॉल आ जाए, इट मीन्स वो टोटली हमारे पास क्या हुआ, स्लाइड सा फॉरवर्ड रिएक्शन में हुआ है। एक्सटेंट मीन केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, यानी केसी की वैल्यू हमें क्या शो करती है। जो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला भी पढ़ा कि केसी की वैल्यू हम लोग डिराइव करते हैं, तो वो केसी की वैल्यू में क्या ड्राइव होता है, वो ये ड्राइव करते हैं हम लोग कि वो कितना हमारे पास केसी की वैल्यू है। और अगर वो केसी की वैल्यू हमारे पास उस रिएक्शन से क्या आ रही है, लार्ज आ रही हो, तो हम लोग कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट है। अगर कम हो तो हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट। और अगर वेरी वेरी स्मॉल हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वेरी स्मॉल से हमारे पास उसके प्रोडक्ट में रिएक्शन कन्वर्ट हुआ है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं वो आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट है हाउ द वैल्यू ऑफ केसी ऑफ रिएक्शन हैज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्लास 10th में भी हम आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको आता था। तो हमारे पास यहाँ पे है ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी इसी के ऊपर है हमारे पास, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 222। इसमें हमारे पास है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आप किस तरह से बताते हैं। तो इसमें अगर केसी यानी रेशियो है हमारे पास केसी, अगर हमारे पास लेस आती है, लेस आती है, इट मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये हमें अगर केसी की वैल्यू को स्मॉल है, तो इट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट हमें ज्यादा बनाने की जरूरत है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर केसी की वैल्यू लार्ज है, इट मीन वो प्रोडक्ट में चीज ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो बैक आ जाएगा। अगर इक्वल आ जाए तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है। नेक्स्ट है ली चैटरियर प्रिंसिपल के। अब ली चैटरियर प्रिंसिपल की क्या स्टेटमेंट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि अगर हम कोई भी ऊपर से फैक्टर अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम पे, यानी आप वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हो, आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, कोई भी फैक्टर आप चेंज कर रहे हो, तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो सिस्टम को नेग्लिजिबल करने की कोशिश करता है, यानी उसको मेंटेन रखता है कि वो उसके अंदर चेंज जो है वो नेग्लिजिबल रेट पे हो, यानी नलीफाई करता है उसके इफेक्ट को, सप्रेस को। यानी कोई भी आप ऊपर से इफेक्ट चेंज करते हो, वो सिस्टम जो क्या करता है, उसको डिफेंड करता है, उसको स्टॉप करता है रिएक्शन को। हाउ चेंजेस इन कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम अफेक्ट द रिएक्शन, यानी कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज होती है। अगर आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा देते हो, तो इट मीन प्रोडक्ट बढ़ चुका है, रिएक्टेंट हमारे पास कम हो चुका है, तो आपको पता है कि रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और अगर आपके पास रिएक्टेंट की आप अमाउंट बढ़ा देते हो, इक्विलिब्रियम पे था, यानी ये ली चैटरियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है कि रिएक्टेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 के इक्वल है, प्रोडक्ट भी आपके पास 10 के इक्वल है। अगर आप रिएक्टेंट को 15 कर देते हो, यानी रिएक्टेंट ज्यादा हो चुका है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 10 है, तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम तो तब एस्टेब्लिश होता है जब वो क्या करता है, इक्वल हो जाता है। तो वो सिस्टम क्या करेगा कि जहाँ पे 15 है, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में चीज को कन्वर्ट करेगा और फिर से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी उस रिएक्शन को क्या करता है, उस इफेक्ट को वो क्या करता है, नलीफाई करने की कोशिश करता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इसी तरह से अगर आपके पास प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट के बजाय प्रोडक्ट इंक्रीज कर देते हो, तो आपके पास रिएक्शन क्या हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। इसी तरह से वॉल्यूम चेंजेस, आपके पास हाउ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम अफेक्ट्स द रिएक्शन। आपके पास जो वॉल्यूम चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से रिएक्शन पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये भी आप देख लें। नेक्स्ट है हाउ चेंजेस ऑफ द how change of volume disturbs the equilibrium position for some of the gaseous reactions but does not affect इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है गैसेस फेज में, वो क्या हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है। तो रिएक्शन जो है वो गैस फेज में हमारे पास दो तरह से होता है, रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, सच रिएक्शन आर नॉट अफेक्टेड। यानी जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे हमारे पास रिएक्शन जो है उसके अंदर कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास एक चीज जो है वो इंक्रीज हो जाए, दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए, तो वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह चेंजेस इफेक्ट होते हैं। हाउ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन, हमारे पास जो टेम्परेचर है उससे क्या इफेक्ट होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से, आपको पता है कि एंडोथर्मिक इट मींस एंडोथर्मिक के उसे टेम्परेचर रिक्वायर है, तो अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो इट मींस आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो आपको पता है कि वो टेम्परेचर जो है वो उसमें नहीं होगा, बल्कि एक्सोथर्मिक खुद से हीट रिलीज करके, यानी कि अगर आप उसकी टेम्परेचर की क्या करते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिक्रीज करते हो टेम्परेचर में, यानी एक्सोथर्मिक वो ऑलरेडी है, तो आप खुद उसकी क्या करते हो, डिक्रीज करते हो हीट, तो क्या हो जाएगा, आपके पास वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा।
अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एक्सोथर्मिक का तो तब वो बैकवर्ड रिएक्शन देगा। द चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्टर्ब बोथ द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास solubility of glucose in water is increased by increasing the temperature। ये उसी की एक एग्जांपल है कि हमारे पास solubility जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस तरह से इंक्रीज होते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिनमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी solubility यानी कि उनके फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होते हैं। तो इट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है तो वो solubility उसकी इंक्रीज हो रही है, वही प्रोडक्ट बन रही है। तो आप क्या करोगे, ये solubility ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक से ही आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनको आप हीट दोगे तो वो ज्यादा रिएक्शन देते हैं। इट मीन्स ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा। जो कैटलिस्ट है ये जो है वो हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम इफेक्ट द, यानी कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज कैटलिस्ट का जस्ट इतना वर्क होता है, इतना फंक्शन होता है कि वो रिएक्टेंट से चीज को इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। यानी किसी चीज में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता, जस्ट वो स्पीड्स अप रिएक्शन को करता है। अगर कोई आवर्स में रिएक्शन हो रहा है तो उसको मिनट्स में करता है, अगर कोई डेज में रिएक्शन हो रहा है तो वो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्टली है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यहाँ तक जो है वो केसी के हवाले से तकरीबन हमारा जो रिएक्शन है, जो सॉरी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर इसमें से नहीं आना, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले तो अगर तो वो आपसे पूछ लेता है केसी, केसी के यूनिट्स पूछ लेता है किसी के भी, लाइक ये व्हाई द केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वैल्यू हैज यूनिट्स, किसी का वो कह देता है नई यूनिट है। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपने यूनिट्स ड्राइव करना है। सबसे पहले आपने केसी इक्वेशन आपको लिखी हुई दे दी की जाएगी, तो आपने यहाँ पे देखना है ये हमारे पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। तो आपने केसी की डेफिनेशन पढ़ी के ऊपर क्या आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, आप एक एरो के बाद वाला रिएक्शन ऊपर लिखोगे और नीचे क्या हो गया आपके पास रिएक्टेंट। हर एक का जो है वो हमारे पास क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट यानी कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब। ये भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। यानी दो ऊपर है दो ही नीचे मोल पर डीएम क्यूब, तो दोनों मोल पर डीएम क्यूब आपस से कट जाएंगे तो इट मीन्स रिएक्शन आपके पास यूनिट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे अमोनिया के ही एग्जाम्पल के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर ये लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कुछ मैसेज हैं तो वो आपके पास किस में जाएंगे, पावर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास ऊपर आता है, अमोनिया इधर आ गई, ये जो टू कॉफिशिएंट है ये पावर में जाएगा। इट मीन मोल पर डीएम क्यूब जो है वो ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर में। नीचे हमारे पास एक नाइट्रोजन, ये इट मीन ये मोल पर डीएम क्यूब है, और हाइड्रोजन जो है वो 3 मोल पर डीएम क्यूब है। अब यहाँ पे काउंट किया जाए तो ये 1 और 3 4 है और ऊपर 2 है। इट मीन दो यहाँ पे यूनिट्स तो 2 से कट जाएंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स रह जाएंगे। तो वो जो 2 यूनिट्स रह जाएंगे जब हम यहाँ से इसको ऊपर लिखेंगे तो वो यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे 3 की बजाय एक इससे कट गया और एक यूनिट इससे कट गया, यहाँ पे स्क्वायर जस्ट रह गया। तो ये स्क्वायर में क्या होगा कि ये जो मोल है ये स्क्वायर से होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये पावर है ना इसकी, तो ये मोल स्क्वायर हो जाएगा। और ये -3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई करके इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ से आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इसका यूनिट ड्राइव करके दिखाएं तो वो आपने इजीली इस फार्मूला को जस्ट पुट करो और हर एक की वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब लगाओ। और यहाँ पे अगर किसी के साथ कोएफिशिएंट्स हैं तो आप उनको देखकर जस्ट सिंपल सा है आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपीट होने वाला, ड्राइव द केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। यानी कि केसी एक्सप्रेशन आपने किस तरह से लिखना है। एक होता है सिंपल केसी एक्सप्रेशन, वो यहाँ पे ये तो हमारे पास ये है, वो सिंपल केस ही ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आपने लिखने होते हैं, नीचे रिएक्टेंट्स, यानी कि ये जिस तरह से ये केसी लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास ये जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं इनके एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करने के लिए है। हमारे पास सबसे पहले ये रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा कि इसका केसी एक्सप्रेशन सॉल्व आउट करो। तो क्या होगा कि आपके पास ये चीज जो है ये क्या है, ए के इक्वल है, दूसरी भी क्या होगी, बी के इक्वल। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन यानी अभी रिएक्शन होने जा रहा है,
इट मीन प्रोडक्ट रिएक्शन, अभी तो रिएक्टेंट आपके पास अलग-अलग आप कंबाइन करने जा रहे हो तो प्रोडक्ट तो आपके पास जीरो होगी इनिशियल कंसंट्रेशन में, स्टार्ट में प्रोडक्ट आपके पास जीरो होगी। नेक्स्ट जो है ये ए हमारे पास वैसे एच रहेगा। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपके पास यानी कि इसमें से प्रोडक्ट निकल जाएगी, यानी कि ये रिएक्टेंट में से क्या बनी, प्रोडक्ट बनी, एक्स चीज बन गई है, तो इट मीन्स रिएक्टेंट में से क्या बनी है, एक्स है, तो आप इसको माइनस करोगे। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या बन चुकी है, एक्स बन चुकी है, तो बी माइनस एक्स होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपने किस तरह से लिखनी है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस हो रही है हमारे पास, वो हम क्या कर रहे हैं, यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनके वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे वी जो है वो आप सबको डिवाइड करोगे। सो आपके पास यहाँ पे जहाँ पे आप मोल यूनिट्स लगा रहे थे, अब वहाँ पे आपके पास ये फाइनल वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पे टी आपके पास 0 सेकेंड था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास टी की जगह पे 0 की बजाय अब हमारे पास इक्विलिब्रियम टाइम होगा एक्स और एक्स। अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ चुकी हैं वो है ए माइनस एक्स ओवर बी माइनस एक्स ओवर बी। अब आप केसी लिखो, केसी की वैल्यू लिखो, ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट्स हैं। अब ये ही जो वैल्यूज आपने पीछे ड्राइव की थी, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर आती है, तो एक्स ओवर बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा, और नीचे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स ओवर बी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जरा करो तो ये एक्स स्क्र वी स्क्र बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वी स्क्र है। इट मीन वी स्क्र इसके वी स्क्र से, यानी ये वी इसके डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर, इन सब के डिनोमिनेटर कट जाएंगे। अब ये a माइनस एक्स है और ये b माइनस एक्स रह जाएगा, वॉल्यूम सारा खत्म हो चुका है, ये x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस एक्स बी माइनस एक्स आपके पास ये kc की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब आपने PCl5 का करना है। PCl5 जो आपके पास इक्वेशन दी गई होगी, सबके लिए आपने kc ड्राइव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन a है 0 0, ए माइनस एक्स क्या होगा, एक्स और एक्स, ए माइनस एक्स ओवर बी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है, आप रिएक्टेंट में से माइनस एक्स करते जाओगे, तो एक्स ओवर बी ए माइनस एक्स ओवर बी। इसी तरह से आपने के सी लिखना है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे v जो है ये एक b से कट हो रहा है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर क्या बनेगा, यहाँ पे v बनेगा a माइनस एक्स अकेला रह गया। अब ये जो है वो आप इसका डिनोमिनेटर आप नीचे जाकर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अगर कहीं पे भी आपका अगर नॉमिनेटर के साथ इसका ये ऊपर वाले का डिनोमिनेटर रहता है, ये नीचे वाले का, किसी का भी लेफ्ट, जैसे यहाँ पे दो थे नीचे एक था, यहाँ पे तो दो नीचे थे दो ऊपर थे, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अगर कहीं पे रहते हैं तो आप उसको दूसरी साइड पे जाकर, यानी कि अगर नीचे रह गया है, ये स्क्वायर ऊपर ना होता तो नीचे अगर दो वॉल्यूम होते तो आप इसको यहाँ पे v के साथ शिफ्ट कर सकते थे। और अगर अब आपके पास नॉमिनेटर के साथ ये जो है ये दोनों इसके डिनोमिनेटर हैं, तो आप इसको नीचे लाकर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। इसी तरह से आपके पास एक और है अमोनिया का, ये एक और यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आप लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो रही है, सेम पहले की तरह है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आप इनके लिखोगे। यहाँ पे कॉफिशेंट्स, पहले कॉफिशेंट वाला आपने नहीं किया, तो कॉफिशेंट्स जहां पे भी आ रहे हैं आपने जस्ट जो एक्स चेंज हो रही है उसमें आपने इनके कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई भी करना है और इसकी पावर में भी लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई और पावर। जिस तरह से ये अमोनिया है, तो इसमें देखें कि आपके पास ये जो ये रिएक्टेंट जो वो नीचे आएंगे, प्रोडक्ट वाले ऊपर आ जाएंगे अमोनिया। यहाँ पे क्या था, 2x ओवर बी है, 2x ओवर बी। अब यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है, एक तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा ये पावर के साथ ऊपर पावर में भी जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से ये जो 3 है, यहाँ पे 3b नहीं आएगा बल्कि ये x के साथ चेंज आएगी, तो ये 3x और ऊपर क्यूब भी आएगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो, ये आप a होगा और ये आपके पास b का है, तो आप इनको जो है वो कर सकते हैं, किस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर। अगर ये अब देखें ना, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास नीचे रह गया हो तो आप उसको ऊपर जाकर इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके डिनोमिनेटर को, और इसके डिनोमिनेटर को नीचे लाकर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अब आपके पास यहाँ पे नीचे जो है वो आपके पास कितने रह गए थे, वी स्क्वायर थे, यानी कि यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 3v और एक 4, और इसके 2 होने थे वी स्क्वायर, यानी 4 2 से कटेंगे, तो ये जो 2 रह गए थे ये इसके रह गए थे, ये यहाँ पे वी स्क्वायर आना था बल्कि ये ऊपर जाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो रिमेनिंग होंगे डिनोमिनेटर उसको हम दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ओके, नेक्स्ट है आपके पास बहुत ही ईज़ी सा टॉपिक रह गया है कि आपको समझाने वाला था। इसमें जो है वो हमारे पास व्हाट इज़ जस्टिफिकेशन फॉर द इंक्रीज़ ऑफ फाइनिंग प्रोडक्ट विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है हमारे पास, ली चैटरडे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो आयनाइजेशन का इफेक्ट आपने बताना है कि Kw की वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा उसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड देता है। इट इज ट्रू दैट सम ऑफ pKa एंड pKb ऑलवेज इक्वल टू। यस, अगर आप बेस एसिड्स यानी 7 से बिलो हमारे पास क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और 7 से अबव क्या होती हैं, बेसिस होते हैं। तो इन दोनों का सम अप करो, pKa और pKb यानी एसिड और बेस को प्लस करो तो हमारे पास क्या आता है, 14 के इक्वल आंसर आता है। तो आप यहाँ पे इसकी डेरिवेशन लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा, वो है अमोनिया हाइबर प्रोसेस के जरिए किस तरह से सिंथेसाइज की जाती है। इसमें है कि किस तरह से सिंथेसाइज की जाती है, वो हमारे पास ये एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया कन्वर्ट करते हैं। इसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्लास में आती है। ऑप्टिमम कंडीशन चारों आपने लिखनी है, प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, कैटलिस्ट कौन से यूज हो रहे हैं, और कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन फेवरेबल होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ये भी लो टेम्परेचर है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जितने भी पीछे हमारे पास ये वाटर वगैरह, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ऊपर भी क्वेश्चन आया था ये वाला सॉल्युबिलिटी वाला कि इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस थे। अब ये जो अमोनिया वाला है, ये इसकी वैल्यू आपको माइनस में नजर आ रही होगी, तो इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी हैं वो क्या होंगे हमारे पास, यानी टेम्परेचर देने से वो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो हमारे पास फिर इनका क्या करना होता है, टेम्परेचर लो करना पड़ता है। तो हम लोग ने कहा कि यहाँ पे अमोनिया जो है, ये एक पॉइंट आता है कि के सी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती है, के सी की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से के सी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हमें के सी की वैल्यू क्या मिलती है, लार्ज मिलती है। इस चीज को देखने के लिए हमारे पास, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें अपनी केसी यानी यहाँ पे प्रोडक्ट अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए, बिकॉज इकोनॉमिकली हमें दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेने के लिए क्या करेंगे कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करने से हमारे पास के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज होगी। तो क्या वो इंक्रीज होती है। यानी दोनों इनवर्स रिलेशन में, केसी कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम रखोगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। ये आपने टेबल में आगे देख भी लेना है, ये वैल्यूज लिखनी है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपके पास केसी की वैल्यू जब वो क्या होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे बता भी सकती हूँ आपको कि 200 पे आपके पास 7 और 10⁻15 में है, और 800 यानी 600 पे आकर वही जो वैल्यू है वो माइनस में चली गई है, यानी कि दोनों क्या इनवर्स रिलेशन में जा रहे हैं। तो हम लोग फिर टेम्परेचर क्यों इसका इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर लो पे करेंगे तो हमारे पास इतना स्लो प्रोसेस होगा कि इसको मंथ्स लग जाएंगे। तो हमें मंथ्स में प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें पर डे के हवाले से प्रोडक्शन चाहिए, जिस वजह से हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करके अपना रिएक्शन जो है वो टाइमली कवर कर लेते हैं। इसी तरह से आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड की प्रिपरेशन में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी भी कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं और उसके भी कौन कौन से जो है वो रिएक्शन यानी कि टेम्परेचर पे क्यों फेवरेबल होता है। दोनों सेम सेम है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वगैरह, पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम है आपके पास, हाइड्रोजन का पीओएच क्या है, हाइड्रोक्साइल आयन पीके क्या है, पीके क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड ये टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन करें, इसमें से किसी किस्म का भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए वो आपने लिखना है। इसके जो एप्लीकेशन हैं 3 वो मैंने यहाँ पे नहीं दी हुई, वो आपने जो मैंने बुक पे कहा था कि वो आपने यहाँ से करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से आपने करने हैं। कॉमन आयन इफेक्ट के हवाले से, कॉमन आयन इफेक्ट में जो है वो सोडियम क्लोराइड की किस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है, उसकी प्योरिफिकेशन क्या है। इसी तरह से आपके पास KClO3 पोटेशियम क्लोरेट की क्या है या पोटेशियम क्लोराइड की क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसी का भी कॉमन आयन इफेक्ट पूछ सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो फोर्थ वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बफर के हवाले से। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, एसिडिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर क्या होते हैं, इनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया हुआ है। ये हाउ
वाई डू वी नीड बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है वो भी आपने करना है। हाउ बफर्स एक्ट ये आपने लास्ट हमारे जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बाकी जो है वो बहुत ही जल्दी मैं आपको न्यूमेरिकल स्पेस के अपलोड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।